अब कक्षा जो नेक्स्ट है इसके अंतर्गत है सेक्शन 109 संदिग्ध जो व्यक्ति हैं उन संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति ले जाने का प्रावधान। तो इसके अंतर्गत है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत उसकी लोकल लिमिट्स के अंतर्गत अपनी उपस्थितियों को छिपाने के लिए पूर्वावधानी बरत रहा है और उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति संज्ञेय अपराध किए जाने की दृष्टि से, कॉग्निजेबल ऑफेंस किए जाने की दृष्टि से ऐसा कार्य कर रहा है, तब वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकता है कि वह किसी कारण को दर्शित करे और यदि वह कारण दर्शित करने में वह असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए यानी मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए जितनी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित या प्रतिभूतियों रहित बंधपत्र निष्पादन करने का जो आदेश है वह ऐसा आदेश उसको प्रदान कर सकता है। ये हमारा सेक्शन हो गया 109। इसमें एक केस भी इम्पोर्टेंट है, वह दे रखा है राज्य बनाम अमूल्य कुमार 1993 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये केस है। इस केस के अंतर्गत ये निश्चित किया गया था, ये डिसाइडेड किया गया था कि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए यदि स्वयं को बचाता है, स्वयं को छिपाता है, तो इस धारा के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। अब सेक्शन 110 के अंतर्गत है आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान। तो जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला मिलती है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो अभ्यासतः लुटेरा, गृहभेदक, चोर या कूट रचयिता है या चुराई हुई संपत्ति का या उसे चुराए हुए जानते हुए अभ्यासतः प्रापक है या अभ्यासतः चोरों की संरक्षा करता है, चोरों को संश्रय देता है, चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में या उसके व्ययन के अंतर्गत उसका डिस्पोजिशन करने में सहायता देता है, या व्यपहरण का, अपहरण का, उद्यापन का, छल का, रष्टि का अपराध, या आईपीसी सेक्शन जो चैप्टर 12 है यानी कॉइन से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उन ऑफेंस के अधीन या उस संहिता की धारा 489A, 489B, C और D के अधीन किसी प्रकार का दंडनीय कोई अपराध अभ्यासतः वह करता है या करने का प्रयास करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है या ऐसा अपराध अभ्यासतः करता है या अपराध करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है जिसमें परिशांति भंग समाहित है, अथवा किसी अपराध को अभ्यासतः करता है या करने का प्रयास करता है या करने का दुष्प्रेरण करता है, अर्थात उसका अबेटमेंट करता है, जो निम्नलिखित अधिनियमितियों के अंतर्गत, निम्नलिखित एक्ट्स के अंतर्गत वह ऐसा कार्य आता है, जिसमें है सबसे पहला औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, विदेशी मुद्रा विनियमन 1973, ईपीएफ जो एक्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ईपीएफ एक्ट 1952, इसमें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 है, लेकिन अभी फूड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसमें अमेंडमेंट हो गया है। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 है, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है और विदेशी विषयक अधिनियम 1946 है। तो इनके अंतर्गत अगर कोई भी प्रकार का अटेम्प्ट करता है या ऑफेंस करता है या अबेटमेंट करता है तो भी वह सम्मिलित तो होगा। इसके अलावा जमाखोरी या मुनाफाखोरी या खाद्य या औषधि के अपमिश्रण या भ्रष्टाचार निवारण का जो अधिनियम है उसकी किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार का कोई भी दंडनीय ऑफेंस अगर वह व्यक्ति करता है या ऐसा दुस्साहसिक और भयंकर वह व्यक्ति है कि उसकी प्रतिभूति के बिना उसका स्वतंत्र रहना समाज के लिए परिसंकट में है, यानी कि ये मेजर इम्पोर्टेंट आप लाइन कह सकते हो कि वह व्यक्ति इस नेचर का है कि विदाउट बॉन्ड उसको अगर रखा जाए तो वह सोसाइटी के लिए एक जो है ना वह काल बन जाएगा, यानी कि सोसाइटी को काल कल्पित कर देगा, सोसाइटी के लिए ऐसा व्यक्ति कलंक है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम उसको प्रतिभूति लिए जाने का प्रावधान किया जा सकता है। तो अब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे
व्यक्तियों में से, यानी जो कैटेगरीज दे रखी हैं, इन कैटेगरीज में से इसमें पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति कारण दर्शित करे। और 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 110 के अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि थी, सेक्शन 107, 108 के अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि थी, 9 के अंतर्गत भी 1 की थी, जहाँ 106 हमने पढ़ा था दोष सिद्धि व परेशान थी। तो उसके लिए हमारा सेशन जज था, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय था प्रतिभूति लेने के लिए एंटाइटल, और सेक्शन 110 के अंतर्गत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहा है। लेकिन जो प्रतिभूति की जो समय अवधि है वो 3 वर्ष के लिए है, तो उसमें भी 106 में 3 वर्ष के लिए थी और 1010 में भी 3 वर्ष के लिए है। तो 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जितनी वह आवश्यक समझे सदाचार के लिए, गुड कंडक्ट के लिए, प्रतिभूतियों सहित बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश वह ऐसा दे सकता है। तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 110 भी अभ्यासिक जो अपराधी हैं, हैबिचुअल जो ऑफेंडर्स हैं, उन हैबिचुअल ऑफेंडर्स के अंतर्गत वह प्रतिभूति लिए जाने का जो प्रावधान है वह ये सेक्शन हमारा करता है। अब इसके आगे का जो प्रोसीजर है, यानी सेक्शन 111 से जो प्रोसीजर चलता है वह इसका आगे का प्रोसीजर है कि किस प्रकार से हम इसको आदेश को देते समय किस प्रकार से हम उसको शो कॉज नोटिस देंगे, किस प्रकार से वह उसकी तामीली होगी, कब उसकी तामीली कन्फर्म तामीली मानी जाएगी और कब ऐसा आदेश जो कि है कि वह निकाला जाएगा और उसको निष्पादन करने के लिए कौन व्यक्ति उसका निष्पादन करवाएगा, और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आदेश पालन करने में, उसकी ऑबिडेंस करने में अवेलेबल करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये हमारे आगे के सेक्शंस के अंतर्गत हैं। तो बेसिक जो सेक्शंस थे वो 106 से 110 तक थे, जिनमें एक प्रोविजंस का प्रावधान था। आगे सेक्शन 111 यानी 111 से हमारे प्रोसीजरल जो सेक्शन है वो दे रखे हैं। तो अब सेक्शन 107 से लेकर के 110 के अधीन किसी व्यक्ति को बंधित करने से पूर्व उसे मजिस्ट्रेट के द्वारा कारण बताओ नोटिस यानी शो कॉज नोटिस दिया जाना उसके लिए आवश्यक है, ताकि वह आदेश में विनिर्दिष्ट जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के संदर्भ में अपनी जो सफाई है वह सफाई को प्रस्तुत कर सके। ऐसा एक केस लॉ के अंतर्गत कहा गया था और नेचुरल जस्टिस के हिसाब से भी यह आवश्यक है कि यदि आप किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई करते हो तो उसको अपना पर्याप्त रूप से उसका डिफेंस पेश करने का उसको राइट है, यानी कि वह व्यक्ति यह स्पष्ट कर सके कि मेरा इस प्रकार से किसी प्रकार का कोई बैड कंडक्ट नहीं है, या मैं आपके द्वारा बताए गए जो आपके जो नोटिस है उस नोटिस की बाउंड्री लाइंस के अंतर्गत नहीं आता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति अपनी सफाई पेश कर सके और न्याय का जो उद्देश्य है वह एक सफल उद्देश्य जो कि है कि हो सके और इन सेक्शंस को प्रैक्टिकली भी लागू किया जा सके। तो तपेंद्र कुमार बनाम राज्य 1990 क्रिमिनल लॉ जनरल के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया था। इसके अलावा हम सेक्शन 11 जो 0 था यानी 110 था उसके अंतर्गत अभ्यस्त शब्द यूज किया गया था, हैबिचुअल ऑफेंडर HO, जिसको हम कहते हैं आदतन अपराधी। तो आदतन अपराधी के निर्धारण के लिए न्यायालय या जो मजिस्ट्रेट है वह उसका अपराधी का पूर्व आचरण प्रीवियस कंडक्ट उसके द्वारा पूर्व में किया गया कोई आपराधिक कृत्य यानी किस प्रकार के ऑफेंसेज में वह संलग्न रहा है, किस प्रकार के ऑफेंस उसने किए हैं और उनकी दुष्प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उन अपराध को उसमें उसको हैबिचुअल ऑफेंडर्स डिक्लेयर करने में यह चीज़ को ध्यान में रखेगा। यानी कि यह हमारी एक बेसिकली चीज़ होती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर जब हम कोई टैग लगाना चाहते हैं तो उस टैग लगाने से पहले हम पहले ये चीज़ को अच्छी तरह से इसको देखें कि क्या वास्तव में यह एंटाइटल है। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि कोई व्यक्ति हैबिचुअल ऑफेंडर होने की कैटेगरी में नहीं आता, अभ्यासत अपराधी नहीं होता, लेकिन गलत तरीके से उस पर चार्ज फ्रेम कर दिया, गलत तरीके से उसको डिसाइड कर दिया और उसको नेचुरल जस्टिस उसके साथ नहीं हुआ, एक्स पार्टी उसके डिसीजन है मैक्सिमम और गलत दोषारोपित उसको किया गया है, तो उस स्थिति में वह हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं होगा और जो न्यायालय या जो मजिस्ट्रेट है वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करके यदि उसको हैबिचुअल ऑफेंडर घोषित करते हैं तो वह अपनी इस प्रकार की जो उस पर जो चार्जेज हैं या जो डिसीजंस हैं उन डिसीजंस को वह आगे भी और जो कोर्ट के वर्डिक्ट्स हैं उनको लेकर के वह आगे की जो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से जो न्यायालय का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको सबसे पहले उसकी यह मॉरल ड्यूटी है कि किसी भी व्यक्ति को HO घोषित करने से पहले वह यह देखे कि वास्तव में व्यक्ति HO बनने लायक है यानी हैबिचुअल ऑफेंडर के लायक है या नहीं है।
तो इससे पहले उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से उसको देखना आवश्यक इसमें है। उसके बाद ही यह ऐसा डिसीजन जो कि लिया जाता है। तो आपको मैं आगे की कक्षा के अंतर्गत यह इस प्रकार से यह जो कि इसका प्रोसीजर किस प्रकार से पूरा किया जाता है वो आपको मैं आगे की कक्षा के अंतर्गत बताऊंगा। तो आज की कक्षा में हमने सेक्शन 106 से लेकर के और सेक्शन 110 तक जो बंधपत्र लिए जाने के सदाचार के लिए परिशांति के लिए जो सबस्टेंटिव प्रोविजंस थे वो हमने आज की कक्षा में पढ़े। प्रोसीजरल जो आपको है मैं 111 से लेकर के 124 तक जो सेक्शंस के अंतर्गत दे रखा है उसको मैं आपको एक क्लास के अंतर्गत बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको प्रोसीजर के अंतर्गत लागू कर पाते हैं। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू।